तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, ठीक है। और ये बोर्ड के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और ये बिल्कुल शॉर्ट, एक तरीके से शॉर्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें जल्दी से, ताकि आपको पूरा लेक्चर मिलता रहे। चलिए, तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग। तो चार्ज, सबसे पहले आप बात आता है भाई चार्ज होता क्या है एक्चुअली में। तो चार्ज देखिए होता है, जैसे चार्ज एक तरीके का फिजिकल क्वांटिटी है जिसके कारण किसी भी दो बॉडी के बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, थोड़ा फटाफट देखेंगे हम लोग। ये सारी चीज़ आपको पता है, बस मुझे एक बार क्विक रिवीजन आपका कराना है। तो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे यहाँ पे चार्ज की, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले इसका टाइप्स देखते हैं। चार्ज बेसिकली वाला के यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और सेकंड होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग। अगर हमारे पास दो अनलाइक चार्जेज हैं, जैसे एक अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच हमेशा अट्रैक्शन होगा, ठीक है। इनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अगर हमारे पास लाइक चार्जेज बोले तो सेम टाइप के चार्ज, या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या तो दोनों नेगेटिव चार्ज हो। अगर ऐसा कुछ केस आता है, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो इनके बीच हमेशा रिपल्सन होगा, ठीक है। जैसे अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो उनके बीच भी रिपल्सन हुआ है, अगर दो नेगेटिव चार्ज हैं तो इनके बीच भी क्या होगा? रिपल्सन होगा, ठीक है। यहाँ पे रिपल्सन होगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे, अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच हमेशा अट्रैक्शन होगा, और अगर दो लाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच हमेशा रिपल्सन होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, थर्ड पॉइंट। तो मास के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मास देखिए, सपोज करते हैं बालक, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, एक बॉडी है, उसमें कुछ चार्ज होंगे और उसका मास m है। उसका मास कितना है? m है। अब ऐसा सपोज करिए कि मैंने इसमें से एक चार्ज निकाल दिया। अब आप पढ़े होंगे कि भाई अगर किसी बॉडी में से अगर कोई भी चार्ज अगर बाहर क्यों निकलता है, ठीक है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो चलिए, जब इसमें से एक चार्ज निकल गया तो इस पे जो इसका जो मास हो गया, सपोज करते हैं m+ हो गया। एक बार क्या किया, इसी सेम बॉडी की बात करेंगे, इसी बॉडी में एक बार ये चार्ज क्या किया, कहीं से गेन कर लिया। जब गेन कर लेगा तो आपको पता हो, अगर कोई भी बॉडी अगर चार्ज गेन करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है। तब सपोज करते हैं कि इसका मास बालक m- हो गया, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि इन तीनों में से कंपेयर करना है कि सबसे ज़्यादा मास किसके पास है, ठीक है। सबका सेम होगा या कुछ डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट होगा तो किसका ज़्यादा होगा या किसका कम होगा, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, थोड़ा इलेक्ट्रॉन के बारे में तो आपको पता ही होगा। जैसे अगर इसने एक चार्ज क्या किया, बाहर की ओर निकाल दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर गया है तो जाहिर सी बात है एक चार्ज बाहर गया है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया है तो जाहिर सी बात है कि उसके मास के बराबर यहाँ से मास भी रिमूव हो गया है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता होना चाहिए, ये सबको पता होगा, 9.1 × 10⁻³ kg होता है। तो उतना मास भी क्या होगा, यहाँ से बाहर चला गया, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो जाहिर सी बात है उतना मास भी यहाँ से बाहर जा रहा है। तो इसका मास जाहिर सी बात है कि इस वाले जो m+ का मास है, इसका मास कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर चला गया है, ठीक है। और इसमें बात करते हैं, इसमें क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इसमें क्या किया गया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब एक इलेक्ट्रॉन जब गेन किया है तो जाहिर सी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन ये गेन किया है तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन का मास भी आया होगा। जब इलेक्ट्रॉन का मास भी आया है तो जाहिर सी बात है इसका मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा या बढ़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मास अगर देखा जाए तो m- का होगा, फिर m का होगा, देन m+ का होगा। तो सबसे कम मास जो होगा वो m+ का होगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दिया हुआ है। कि अगर इलेक्ट्रॉन निकाला है तो जाहिर सी बात है उसके मास, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर यहाँ से मास भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, फोर्थ। एक तरीके इलेक्ट्रॉन देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, देखिए जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी पे वो हमेशा कंजर्व होता है। ठीक है, जैसे किसी बॉडी से अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाल दिया, कुछ चार्ज बाहर निकाल दिए, ठीक है, तो वो दूसरे बॉडी पे जाएगा। अगर हम टोटल अगर चार्ज देखें तो हमेशा कंजर्व रहेगा। और साथ में एडिटिव नेचर भी होता है भाई इसका। ठीक है, जो चार्ज होते हैं वो हमेशा जुड़ते हैं, ऐड होते हैं। जैसे किसी बॉडी पे ढेर सारे चार्ज है, Q1 Q2 कुछ है, Q1 Q2 Q3, ये कुछ एक बॉडी पे चार्ज है। तो एडिटिव नेचर का मतलब सिंपल सा है, इनको क्या करना है, अगर टोटल चार्ज अगर हमें देखना है इस बॉडी पे कितना है तो सबको क्या करना है, ऐड कर देना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, इस तरीके से आप ऐड कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे 6 हमारा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये एक चीज समझने वाली बात है। अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई सबसे किसी भी बॉडी पे मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है, ठीक है, तो आपका सिंपल जवाब है किसी भी बॉडी पे मिनिमम जो चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। ठीक है, इससे छोटा चार्ज हो ही नहीं सकता अभी तक तो। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और चार्ज के यूनिट कूलम होता है, ये भी साथ में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो किसी बॉडी का मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते, ये सबसे छोटा चार्ज है। तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं तो जाहिर सी बात है, या किसी भी बॉडी में अगर चार्ज की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है भाई, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, या 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। ऐसे अगर किसी बॉडी पे n इलेक्ट्रॉन है तो उस पर जो चार्ज होगा Q = वो Ne के बराबर होगा। ठीक है, अगर n हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो, और n यहाँ पे हमारा वालक होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है भाई। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 आप जाइए n तक लेकर के। अच्छा, अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस लगा होता है, Q = ±Ne। प्लस माइनस का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर भाई इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर गया हुआ है तो प्लस चार्ज रहेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो माइनस चार्ज रहेगा। तो प्लस माइनस का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इतना ही मतलब है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की जो कि आपको जानना है उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है। तो वेज ऑफ चार्जिंग या मेथड ऑफ चार्जिंग, जो भी आप पढ़ सकते हैं, वेज ऑफ चार्जिंग। तो किसी भी बॉडी देखिए वेज ऑफ तरीके जो होते हैं चार्ज करने के, वो 3 तरीके होते हैं। पहला होता है बाई फ्रिक्शन मेथड। ठीक है, दूसरा होता है भाई बाई इंडक्शन मेथड, एंड थर्ड इज बाई कंडक्शन मेथड। ठीक है, ये कुल 3 तरीके होते हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमारे पास। ठीक है, बाई फ्रिक्शन मेथड में समझते हैं। बाई फ्रिक्शन मेथड में ये आप बचपन से करते आए होंगे। बाई फ्रिक्शन मेथड जैसे बचपन में क्या करते थे, आप एक पेन लेते थे, बालों में रगड़ते थे, उसके बाद किसी पेज को आप उठाते थे तो उससे क्या होता था, अट्रैक्ट होता था। तो हमने क्या किया भाई, पेन को बालों में रगड़ा तो एक तरीके से फ्रिक्शन क्रिएट किया। ठीक है, जब फ्रिक्शन करेंगे तो एक तरीके से हमारा क्या होता है, बॉडी चार्ज होता है, या फिर चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो बाई फ्रिक्शन मेथड ये तो काफ़ी ईजी है, बचपन में किए हैं। एक नेक्स्ट आता है बाई इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी रहता है, एक न्यूट्रल बॉडी रहता है, उसको हम लोग चार्ज करते हैं। ठीक है, तो उसको चार्ज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके पास एक कोई भी पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज रॉड लाते हैं, देन करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बाई इंडक्शन मेथड को कैसे करते हैं। तो बाई इंडक्शन मेथड यहाँ हम समझने चल रहे हैं। देखिए सपोज करते हैं कि हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, इस पे चार्ज है भाई प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये इसको न्यूट्रल बोला जाएगा। ठीक है, ये न्यूट्रल बॉडी है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज भी इस पे होंगे। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप समझिएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाते हैं। क्या करेंगे, इसके पास पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाएंगे।
चलिए ये रॉड रहा पॉजिटिवली चार्ज भाई हमारा, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज इसके पास जब रॉड लाएंगे तो होगा क्या, अब देखो यहाँ पे दोनों चार्ज है पॉजिटिव, इस रॉड के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। अब इसी बॉडी को हम लोग चार्ज करने चल रहे हैं, तो होगा क्या कि इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेगा। तो कुछ इस तरीके से, मतलब नेगेटिव चार्ज से 5 नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहे होंगे, ये 5 नेगेटिव चार्ज इस दूसरे साइड आ जाएंगे जिधर पॉजिटिवली चार्ज रॉड हमने लगाया हुआ है। और जो पॉजिटिव चार्ज है भाई ये इस किनारे आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने इसका प्रॉपर्टी पढ़ा था चार्ज का कि अगर दो अनलाइक चार्ज है तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा। देखो ये नेगेटिव चार्ज क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया है। अगर अगर सेम टाइप के चार्ज है, लाइक चार्ज है, तो उनके बीच रिपल्सन होगा, इसलिए ये वाला चार्ज क्या, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, किनारे चला जाएगा, दूसरे किनारे पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद समझते हैं नेक्स्ट स्टेप में, सेम इसी स्टेप को आगे चल रहे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ग्राउंड करते हैं, इसको क्या किया जाएगा, ग्राउंड कर देते हैं। जब ग्राउंड करेंगे एक तरीके से अर्थिंग करेंगे, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है। जब अर्थिंग कर देंगे इधर हम, तो ये क्या करेगा, अर्थ क्या करता है, जितने पॉजिटिव चार्ज रहेंगे वो उसको अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। तो फोर्थ केस में फिर साथ में अर्थिंग भी हटा देते हैं, साथ में अर्थिंग भी हटा दीजिए, तो सिर्फ इसके अंदर क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सिर्फ क्या बचा, नेगेटिव चार्ज बचा। उसके बाद क्या, जो हमने यहाँ पॉजिटिव चार्ज रॉड लगाया था इसको भी हटा दीजिए भाई। तो नेक्स्ट केस में इसको भी हटा देते हैं। जब उसको हटाएंगे तो ये इसके अंदर जो चार्ज एक किनारे फैले हुए हैं वो हर जगह पूरे जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इक्वली। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास जो रॉड था, फर्स्ट केस देखिए जहाँ पे फर्स्ट स्टेप समझिए, ये फर्स्ट स्टेप में क्या था कि ये एक तरीके से न्यूट्रल था, मतलब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज थे। फाइनली फिफ्थ स्टेप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, सेम रॉड वही है लेकिन ये निगेटिवली चार्ज हो गया है। तो इसी मेथड को बोला जाता है कि इंडक्शन मेथड। इसको हमने चार्ज किया है भाई इस बॉडी को इंडक्शन मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाई कंडक्शन मेथड। नेक्स्ट हमारा है बाई कंडक्शन मेथड। बाई कंडक्शन मेथड समझते हैं। बाई कंडक्शन मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो समझते हैं बाई कंडक्शन मेथड। तो बाई कंडक्शन मेथड में देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं, एक हमारे पास चार्ज्ड बॉडी होता है, एक अनचार्ज बॉडी होता है। तो देखिए दो बॉडी लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा चार्ज बॉडी है, ठीक है। एक दूसरा बॉडी लेते हैं भाई, इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, इसको बोला जाएगा ये हमारा कैसा बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है, इस पे बिल्कुल चार्ज नहीं है। अब क्या करेंगे, इन दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक है। जब हम इनको कांटेक्ट में लाएंगे, यहाँ पे जब हम इसको कांटेक्ट में लाएंगे तो होगा क्या, यहाँ पे जो इसके अंदर के चार्ज हैं, चार्ज का यहाँ पे ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा भाई, ठीक है। किधर होगा, अनचार्ज बॉडी की ओर। कब तक होगा भाई, जब तक भी दोनों पे चार्ज बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पे चार्ज क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाते हैं, हम ये बोल सकते हैं। जब चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो देखिए जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और कब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब तक कि दोनों पे इक्वल चार्ज ना हो जाए। इस पर टोटल कुल 6 चार्जेस हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है इस दोनों पे फिर कितना कितना आएगा, अगर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जाहिर सी बात है दोनों पे 3-3 चार्ज आएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इनको सेपरेट कर देना अलग, कॉन्टैक्ट में लाने के बाद सेपरेट कर देंगे। जब सेपरेट करेंगे तो हम ये देखेंगे भाई दोनों पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कुछ ऐसा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा। अब देखिए पहले वाले पे 6 था, लेकिन इस पे कितने बचे, 3। बाकी 3 कहाँ चले गए भाई, बाकी 3 दूसरे वाले पे आ गए जो अनचार्ज था। तो इस तरीके से ये बाई कंडक्शन मेथड होता है। इसमें हमने क्या किया कि एक अनचार्ज बॉडी को किसी भी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ला करके उसको चार्ज कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे आप, तो पहले वाले केस में तो एक चार्ज था दूसरा अनचार्ज, लेकिन यहाँ पे क्या हो गए, दोनों के दोनों चार्ज हैं, ठीक है। तो इसी मेथड को बोला जाता है बाई कंडक्शन मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग। सबसे जो हमारा मेन टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है।
कूलम्स लॉ पे आ गए। ठीक है, तो कूलम्स लॉ को समझते हैं थोड़ा सा। देखो कूलम ने ये बताया कि अगर सपोज करते हैं हमारे पास दो चार्ज हैं, ये Q1 चार्ज है भाई और ये Q2 चार्ज है, और इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, सपोज करते हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। अब जाहिर सी बात है हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 Q2, अगर मैंने कोई साइन नहीं लिखा है तो जाहिर सी बात है इनके बीच, ये दोनों पॉजिटिव है तो इनके बीच रिपल्सन होगा, एक तरीके से इनके बीच फोर्स लगेगा। तो कितना फोर्स लगेगा उसकी बात कूलम ने किया था, इसी को कूलम फोर्स भी बोलते हैं। जो फोर्स इनके बीच लगेगा उसी फोर्स को कूलम फोर्स भी बोला जाएगा। तो कूलम फोर्स देखिए, सपोज करते हैं भाई यहाँ पे अगर फोर्स कहीं से डायरेक्शन में लग रहा है, अब मान लेते हैं यहाँ फोर्स F1 लगा, तो एक चीज़ देखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ से क्या, अगर Q2 Q1 में फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो Q1 क्या करेगा, Q2 फोर्स लगेगा कहीं इस डायरेक्शन में, तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है भाई सेम फोर्स लगते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, F1 ही होगा, सिर्फ क्या हो गया है, डायरेक्शन चेंज हो गया है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। तो अगर सपोज करते हैं फोर्स F है तो F वाला ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के, Q1 और Q2 के, और साथ में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के 1/स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, F यहाँ पे पूरा लिखते हैं, F इज इक्वल टू कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, ये हमारा आता है फॉर्मूला भाई। और फोर्स का यूनिट तो आपको पता होगा कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं। देखिए जो 1/4πε0 होता है ये कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹। ठीक है, और इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ आप साइलेंट नॉट की बात करते हैं। अब साइलेंट नॉट होता है हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, और इसकी भी कुछ वैल्यू होती है भाई, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसका तो डायमेंशन फार्मूला खूब पूछा जाता है, हालांकि आपके लिए अभी बोर्ड के लिए नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये तब फार्मूला लगा है जब इन दोनों चार्ज के बीच का जो मीडियम है, मीडियम भी यहाँ इंपॉर्टेंट है एक पोर्शन, मीडियम है वो एयर है या फिर वैक्यूम है। ठीक है, इनके बीच जो मीडियम है वो क्या है, एयर है या फिर वैक्यूम। ठीक है, आगे बात करेंगे, अगर इनके बीच कोई मीडियम आ गया, क्या आ गया, मीडियम आ गया, तब कितना फोर्स होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगर मीडियम आ जाता है तब क्या होगा। तो सेम कंसेप्ट भाई, यहाँ चार्ज Q1 रहा और यहाँ चार्ज क्या रहा, Q2 रहा, इनके बीच का डिस्टेंस अभी भी वही रहेगा, R के बराबर ही रहेगा। और देखिए इस पे जो फोर्स लगेगा ये कहीं इधर F लगा और इस पे भी कहीं इधर F लगा। अब इनके बीच कोई मीडियम आ गया। ठीक है, सपोज करते हैं कोई मीडियम आ गया, कोई मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, क्या है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तब फोर्स कितना होगा। तब वाला देखो फोर्स फॉर मीडियम Fm लिख रहा है, इज इक्वल टू ये होता है 1/4πε0 इंटू m इंटू Q1 Q2 सॉरी इंटू एप्सिलॉन इंटू K होगा यहाँ पे, m नहीं। ठीक है, इंटू K Q1 Q2/r², तब हमारा ये फोर्स हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम आया है K से डिवाइड किया गया, जब डिवाइड किया गया जाहिर से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है किसी भी दो चार्ज के बीच में, तो फोर्स हमारा डिक्रीज कर जाता है, पहले से डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए एप्सिलॉन नॉट इंटू K को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एप्सिलॉन m से दिखा देते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन m को बोला जाएगा, एप्सिलॉन m को बोला जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, इसको बोला जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
थोड़ा इसको और अच्छे से करते हैं तो देखिए k इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ, एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को एप्सिलॉन r भी बोला जाएगा। इसको बोलेंगे एप्सिलॉन r को रिलेटिव परमिटिविटी, क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा k को क्या बोला जाता है तब, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, k को बोला जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और वो रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होगा। तो इसी फार्मूले को अगर मैं और लिखना चाहूँ अच्छे से तो क्या लिख सकते हैं, देखिए Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या करिए, एप्सिलॉन m करिए, ठीक है, एप्सिलॉन m की वैल्यू वही सेम चीज़ है, इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये रहा अगर कोई मीडियम आ गया तब के लिए, लेकिन थोड़ा सा मीडियम के बारे में हम बात करने वाले हैं। मीडियम के बारे में देखिए, ठीक है, थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में बात करेंगे। तो फॉर एयर की बात करें, फर्स्ट फॉर एयर और वैक्यूम की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए बालक के की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अगर एयर या फिर वैक्यूम की बात करेंगे तो के की वैल्यू इसके लिए 1 होगी। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, फॉर मेटल की बात करते हैं। मेटल, तो मेटल की अगर बात करें तो इसके लिए के की वैल्यू होता है इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा से पूछा गया है कि अगर हमारे पास दो चार्ज है उनके बीच एक मेटल प्लेट आ गया है तब बताइए फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो फोर्स, इसको ध्यान दीजिएगा, फोर्स कितना होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस केस के लिए। थर्ड की बात करते हैं, फॉर एनी अदर मटेरियल, बाकी की भी आपको गिवन रहेगा लेकिन ये दोनों आपको याद होना चाहिए। फॉर एनी अदर मटेरियल, एनी अदर मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए के की वैल्यू लेस देन इनफाइनाइट होगा और ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब के की वैल्यू हमेशा 1 और इनफाइनाइट के बीच में रहेगा, 1 से छोटा हो ही नहीं सकता, ये हमेशा 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में हमने बात कर लिया है, ठीक है। और इसके नेक्स्ट स्टेप थोड़ा चलेंगे, आप इसको नेक्स्ट कूलम फोर्स हमने पढ़ लिया, लेकिन आपको बोर्ड में पूछा जाता है कि कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में बताइए कैसे लिखेंगे, और ये मतलब आना ही आना है आपको, तय आता ही आता है, हर बार आता है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। तो इसको देखने वाले हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ये पक्का आना ही आना है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे। वेक्टर फॉर्म कूलम लॉ का देखिए क्या करेंगे कि एक्सिस बना लेते हैं हम लोग, ये हमारा एक्स एक्सिस रहा और ये वाई एक्सिस रहा, ऐसा कुछ। यहाँ पे सपोज करते हैं, देखिए एक चार्ज Q1 है और यहाँ पे एक चार्ज क्या है, Q2। Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है, Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ध्यान रखें, पोजीशन वेक्टर को हमेशा हम लोग ओरिजिन से मिलाते हैं। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है थोड़ा टेढ़ा बन गया, तो इसको हम फिर से बनाएंगे, ठीक है। तो Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है, देखिए ये सपोज करते हैं ये वेक्टर R1 है। Q2 का भी जो पोजीशन, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है ये मान लेते हैं क्या है, वेक्टर R2, और इनके बीच का भी कुछ डिस्टेंस होगा, तो वो भी बाद में डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या लेना है उसको। अब देखिए क्या करना है, Q1 Q2 फोर्स लगाएगा कहीं से डायरेक्शन में, इसको मान लेते हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अच्छा Q2 भी Q1 में फोर्स लगाएगा, इसको मान लेते हैं F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है, कुछ ऐसा। और ये पूरा वेक्टर के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, अब हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है। चलिए मैं कोई एक निकालेंगे, बाकी दूसरा अपने आप समझ जाएंगे आप। देखिए किसी भी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए F12 निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है, F12, तब अगर 12 निकालेंगे तो इसको R12 मान लेते हैं वेक्टर इनके बीच का, और इसका डायरेक्शन कहीं ये रहेगा तब, क्योंकि Q2 करंट Q1 पे निकाल रहे हैं। तो देखिए F12 अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, थोड़ा मॉड में लिखते हैं,
आर स्क्वायर इंटू R12 कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स देखिए, कैप एक तरीके से हमको यूनिट वेक्टर बता रहा है, उससे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो और अच्छे से लिखते हैं यूनिट वेक्टर को। देखिए अगर बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड R12 स्क्वायर इंटू, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, मॉड वेक्टर R12 अपॉन मॉड R12। ठीक है, यूनिट वेक्टर को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर इस तरीके से लिखा जाता है, देखिए कैसे लिखेंगे आगे, वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ये दोनों तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो R12 वेक्टर यहाँ पे Q हो जाएगा इंटू R12 वेक्टर। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात आता है थोड़ा, ये देखो ट्रायंगल, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, अगर मैं नाम दूँ OAB। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि इसमें बताइए रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर पहचानने के लिए सिंपल तरीका होता है, जिसका हेड हेड से मिला हो और जिसका टेल टेल से मिला होता है वही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो सबसे यहाँ देखिए R1 जो वेक्टर है यही रिजल्टेंट दिख रहा है, इसका हेड हेड से मिला है और टेल टेल से मिला है, तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर R1 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है R बाकी दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। हमें लेकिन क्या चाहिए, R12 चाहिए, तो वेक्टर R12 इज इक्वल टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। अब ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो F12 देखिए क्या आएगा, वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड में देखिए क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2 का क्या होगा, क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये हो गया भैया हमारा F12 मिल गया यहाँ पे, ये होता है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, सिमिलरली बाकी आपको कुछ करना नहीं। अगर F21 पूछ दिया, ठीक है, F21 भी आप लिखेंगे दोनों, तो इसको क्या करना है, बस चेंज कर लेना। क्या चेंज करना है, देखिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, बस यहाँ पे क्या करना है, वेक्टर R2 माइनस R1 कर देना है, क्यूब इंटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ठीक है, यहाँ से हमारा दूसरा मिल गया। दोनों फोर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये दोनों फोर्स रहे, ये F12 और ये F21। ठीक है, और ये पक्का आपके बोर्ड में आना ही आना है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है पोर्शन बोर्ड के लिए। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट केस पे। आगे बात करने वाले हैं हम लोग, अभी हमने जो भी पढ़ा यहाँ पे देखो, पॉइंट चार्ज के कारण पढ़ा। किसी हमारे पास पॉइंट चार्ज होते थे, उन्हीं कारण हम लोग फोर्स निकाल रहे थे अभी तक। बात आता है अगर हमारे पास कहीं पे चार्ज ढेर सारे डिस्ट्रीब्यूटेड है तब कैसे निकाला जाएगा। अगर ढेर सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तब कैसे हम लोग कूलम्ब फोर्स फाइंड करेंगे। तो देखिए चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने चल रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ देखिए चार्ज कुल 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं। तो सपोज करते हैं एक लाइन चार्ज हमारे पास है, ये देखो पॉजिटिवली चार्ज है सपोज करते हैं पूरी तरीके से, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q लेते हैं, और हमको ये बताना है कि इस पे फोर्स कितना लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसमें से क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट कट करेंगे जिस पे चार्ज सपोज करते हैं बहुत स्मॉल चार्ज आएगा dq, और इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, बहुत स्मॉल लेंथ dl सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यहाँ पे इक्वली चार्ज हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो इनकी डेंसिटी भी हर जगह सेम होगी, जिसको नाम देते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी भैया। ठीक है, क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारा जो होता है लैम्डा इज इक्वल टू, ये होता है चार्ज अपॉन लेंथ। क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक है, या लिख सकते हैं dq बाई dl। ठीक है, अब हमको ये पॉइंट चार्ज कर पढ़े हैं, पॉइंट चार्ज मिल गया भाई, यहाँ से मान लेते हैं r डिस्टेंस पे, तो फोर्स लेकिन देखिए इसका बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत ही स्मॉल फोर्स मान लेते हैं df। df
इज इक्वल टू वही फार्मूला 1/4πε0 क्यू इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए डी क्यू की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो क्या लिखेंगे, साथ में इधर एफ निकाल लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं 1/4πε0, तो क्यू इंटू डी क्यू को देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू डी एल बाई आर स्क्वायर। ये मिल गया फोर्स हमको किसी भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका यूनिट अगर पूछ लिया तो यूनिट क्या होगा भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी का, लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट देखिए चार्ज बाई लेंथ है, मतलब कूलम पर मीटर, ये इसका यूनिट होगा, ठीक है। ऐसे सेकेंड पोर्शन की बात कर लेते हैं हम लोग, सेकेंड पोर्शन की बात करेंगे, दूसरा पॉइंट, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि हम यहाँ एक सरफेस लेते हैं, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं भाई, चलिए। अब ये भी सपोज करते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ सरफेस तो यहाँ पे एरिया आएगा, अब यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू लेते हैं, फिर से वही काम करेंगे, इसका एक छोटा सा पार्ट कट करिए, सपोज करते हैं कि इस पे चार्ज डी क्यू आएगा और इसका कुछ एरिया होगा बहुत स्मॉल डी ए, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे। अब यहाँ पे चार्ज जो है सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो चार्ज की डेंसिटी भी होगी, जिसको बोला जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको हम लोग यहाँ रो से डिनोट करेंगे, तो रो इज इक्वल टू क्या होगा भाई, चार्ज अपॉन एरिया, क्या होगा चार्ज अपॉन एरिया, जिसको लिखेंगे डी क्यू बाई डी ए, ठीक है, लिखा जा सकता है चार्ज अपॉन एरिया। अच्छा यूनिट बता दीजिए, तब यहाँ यूनिट होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब फोर्स देखिए डायरेक्ट करते हैं थोड़ा सा, तो F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4πε0 Q इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब डी क्यू मुझे देख के बताइए कितना होगा यहाँ पे, 1/4πε0 Q इंटू डी क्यू कितना होगा यहाँ से, सिग्मा इंटू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, मिल गया फोर्स मुझे यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अब इस बार चार्ज क्या होंगे, किसी भी वॉल्यूम के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट होंगे। चलिए तो मैं एक ऐसे क्यूब बना लेते हैं, क्यूब बन गया। अब इसमें चार्ज फिल करते हैं, ठीक है। ये चार्ज यहाँ पे फिल हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब चार्ज जब यहाँ पे फिल हो गए हैं, तो अब इसके कारण यहाँ पे एक हम सपोज करते हैं पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्यू ले लेते हैं, इसमें भी एक छोटा सा पार्ट कट करेंगे, चलिए फटाफट कट कर लेते हैं, ठीक है। और इस पे चार्ज सपोज करते हैं डी क्यू, और इसका अब यहाँ पे इसका वॉल्यूम होगा डी बी, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे हमारा ये पॉइंट चार्ज है क्यू। अब इसको बताना है, ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ पे अब चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उनका डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा, तो जिसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या बोला जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, तो रो इज इक्वल टू होगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज कितना होगा डी क्यू, और वॉल्यूम कितना होगा डी वी, ठीक है। यूनिट बताइए, यूनिट होगा हमारा इसका कूलम पर मीटर क्यूब। फोर्स थोड़ा सा डायरेक्ट देखते हैं, तो F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4πε0 Q इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब डी क्यू की वैल्यू देख लीजिए, इंटीग्रेशन 1/4πε0 Q इंटू रो डी डी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये होगा हमारा फोर्स। ये तीनों केस के लिए हमको यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे कूलम फोर्स